बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमें दिया हुआ है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, इसमें ये बताया गया है कि जब पानी जो है ना वो फ्लो कर रहा हो कहीं पे, तो पानी के रास्ते में जो भी चीज़ आती है, पानी उसके ऊपर कितनी फोर्स लगाता है, वो फोर्स निकालने के लिए ना उसका मैथमेटिकल फार्मूला या एक्सप्रेशन उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए थोड़ी सी जो है ना यहाँ पे ये फिजिक्स बयान की गई है कि जब पानी कहीं पे भी मूव कर रहा हो, उस मूव करते हुए पानी के रास्ते में जो रुकावट या कोई भी चीज़ आएगी, तो आपको पता है कि वो पानी उसके ऊपर फोर्स लगाता है। अगर बाज़ औक़ात जो है ना वो कह लें कि हम लोग कोई जो है ना वो कोई खुले पानी में नहाना जो है ना वो चला जाता है और वो पानी मूव करता है, जब तो मूव करता हुआ पानी जो है ना वो आपकी बॉडी के ऊपर अच्छी खासी फोर्स जो है ना वो लगाता है। और उस फोर्स की वजह से अल्लाह ना करे बाज़ औक़ात जो है ना वो कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी जो है ना वो रूनमा होते हैं। अगर पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव कर रहा हो, तो फिर जो है उससे नुकसान जो है ना वो अक्सर औक़ात जो है ना वो नहाने वाले अपनी ज़िंदगी से भी जो है ना वो हाथ धो बैठते हैं। तो ये ध्यान के साथ जो है ना वो काम करना चाहिए। जहाँ पे पानी की जो है ना वो ज़्यादा पानी हो और तेज़ी के साथ मूव कर रहा हो, वहाँ से अवॉइड ही जो है ना वो करना चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि पानी अगर बह रखा हो, उसके रास्ते में कोई भी चीज़ आए, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स जो है ना वो लगाता है। उसके लिए एक्सप्रेशन जो है ना हम लोग कैलकुलेट करने जो है ना वो जा रहे हैं। यहाँ पे जो है ना वो एक सिंपल सी एग्जांपल ली गई है, ज़्यादा पानी नहीं, बल्कि उसने कहा कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो घरों में जो है ना वो कह लें कि जो टैप होती है, वाटर टैप के साथ जब पाइप लगाया जाता है, तो उस पाइप में से निकलने वाला जो पानी है, उसकी वजह से कितनी फोर्स किसी चीज़ के ऊपर लगती है, उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। बाद में आप इस एक्सप्रेशन को कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। पानी जो है ना वो टैप के साथ पाइप लगा हुआ है, और उस पाइप में से जो पानी निकल रहा है, वो पानी सामने जो है ना वो एक वाल के ऊपर गिर रहा है। हमने ये कैलकुलेट करना है कि पानी के वाल के ऊपर गिरने से कितनी फोर्स दीवार के ऊपर पानी जो है ना वो लगा रखा है। व्हेन वाटर फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल पाइप स्ट्राइक्स ए वॉल नॉर्मली, वो कह रहा है कि जब बिल्कुल स्ट्रेट पानी जो है ना वो जो है ना वो निकलता हुआ सामने जाके दीवार के साथ टकराता है, तो फिर ये वाटर जो है ना वो सामने वाल के साथ जो है ना वो टकरा रहा है। ए फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन दी वॉल, तो दीवार के ऊपर पानी की वजह से एक फोर्स लगेगी। सपोज दी वाटर स्ट्राइक्स द वॉल नॉर्मली विद वेलोसिटी v। हाँ, तो पानी जो है वो वेलोसिटी v के साथ जो है ना वो जाके दीवार के साथ टकराएगा, और टकराने के बाद जो है ना कह लें कि वो कुछ लम्हे के लिए रेस्ट में आता है। दीवार के साथ जो है ना वो टकरा के कुछ लम्हे के लिए रेस्ट में आएगा और फिर नीचे गिरेगा। और जिस लम्हे के लिए वो रेस्ट में आ रहा है ना, उसके लिए वो कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी जो है ना वो 0 हो जाती है। ठीक है, द चेंज इन वेलोसिटी इज देन। अब थोड़ा सा और यहाँ पे करें कि जब पानी जो है ना वो दीवार के साथ टकराने लगता है, टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी जो है ना वो v है। इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ पानी मूव कर रहा है वो v आई वो v है, और टकराने के बाद जो है पानी कुछ देर के लिए रेस्ट में आ जाता है। इसलिए हमने कहा कि जो फाइनल वेलोसिटी है ना उसकी वो 0 है। तो ये उसने कहा हुआ है कि चेंज इन वेलोसिटी, जो पानी की वेलोसिटी में चेंज आएगा ना, वो चेंज किस चीज़ का कैसे निकालते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी किया हुआ है। तो ये वी एफ माइनस वी आई, तो आपको पता है वी आई जो है वो वी है, तो इसलिए उसने ना इसको माइनस वी के इक्वल लिखा हुआ है। फ्रॉम सेकंड लॉ द फोर्स इक्वल। अब हम लोगों ने पीछे एक एक्सप्रेशन जो है ना वो कैलकुलेट किया था कि द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि फोर्स जो है ना वो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल होती है। और चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब है, एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल्टा टी। जहाँ पे इम्पल्स वाला टॉपिक है ना, उससे जो है ना वो पीछे वाले टॉपिक में ये वाला फार्मूला डिराइव किया था। अब हमारे केस में क्या है, वी एफ की वैल्यू 0 है, इसमें वी आई की वैल्यू वी है। तो फिर जब ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में रखे ना इस फार्मूला में, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू जो है ना वो ये बन जाती है कि F इज इक्वल टू माइनस एम। उसने डेल्टा टी की बजाय सिर्फ टी लिखा हुआ है, नथिंग मोर, कोई बिग डील नहीं है। F इज इक्वल टू माइनस एम बन जाता है ना, ये v यहाँ पे रखें, ये वाला फैक्टर 0 हो गया ना, क्योंकि वी एफ की वैल्यू 0 है। तो ये चीज़ बन गई F इज इक्वल टू माइनस एम वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा उसने जो है ना वो ड्रॉप कर दिया हुआ है, और इसको वो कैसे पढ़ रखा है कि इज इक्वल टू ये जो है ना m ओवर टी, m डिवाइडेड बाई टी। वो कह रहा है कि मैस पर सेकंड, अगर t जो है ना वो हमारे पास 1 सेकंड टाइम ले लेना, t की वैल्यू 1 सेकंड कर दे, तो इसको वो पढ़ रखा है मैस
पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय ये v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो मास पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें ना तो फिर ये हमारे पास आ जाता है जितनी फोर्स लग रही है। मतलब जितना पानी जो है ना वो टकरा रहा होता है किसी चीज़ के साथ, उस पानी के मैस को मल्टीप्लाई करना है कितनी वेलोसिटी से पानी जो है ना वो मूव कर रहा है। तो पानी के मैस को जब वेलोसिटी के साथ मूव करोगे ना, एक सेकंड में कितना पानी मूव कर रहा है, तो आपके पास ना वो एक फोर्स टाइप जो है ना वो चीज़ निकल आएगी। वेल जी, वो कह रहा है कि ये तो फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल इज इक्वल एंड ऑपोजिट। ये जो फार्मूला हमने निकाला है ना, इतनी फोर्स कह रहा है कि दीवार पानी पे लगा रखी है। ठीक है, ये जो फार्मूला है ना माइनस वाला, ये कह रहा है कि ये फोर्स दीवार पानी पे लगा रही है, और न्यूटन के लॉ के मुताबिक जो है ना वो पानी भी उतनी ही फोर्स दीवार पे लगा रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। इसलिए ये जो नेगेटिव है ना, इसको खत्म करने के लिए ये बाहर माइनस साइन माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये वाली चीज हमारे पास आ गई। जो पहली इक्वेशन है ये दीवार की वजह से पानी पे जितनी फोर्स लग रही है, और दूसरी इक्वेशन जो है वो पानी दीवार पे कितनी फोर्स लगा रहा है। अब दोनों फोर्सेस की मिकदार तो सेम है लेकिन डायरेक्शन मुख्तलिफ है, तो इसलिए जो है ना वो माइनस एक और हमें लगाना पड़ा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो इतनी फोर्स। अब आगे उसने एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है, ये आप लोग खुद पढ़ोगे कि वो बता रहा है कि जी इतना जो है ना वो ये देखें कि 3 किलोग्राम जो है वो पानी 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है और इतनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो हमें पता है कि हम जो है ना इसको वेलोसिटी के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी। ये था जी फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो के, यानी कि जब पानी के रास्ते में कोई भी रुकावट आती है तो पानी उसके ऊपर कितनी फोर्स जो है ना वो एक्सर्ट करता है। नेक्स्ट वन, मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। जहां कहीं पे एक्सप्लोजन जब हो रहा होता है ना, धमाका खेज मवाद, तो वहां पे भी वो कह रहे हैं कि मोमेंटम जो है ना वो कंजर्व रहता है। जब कह लेंगे वो छोटे कह लेंगे जो बच्चों के पास ये कभी कभी जो है ना वो छोटे बम होते हैं, या जो गोला बाजुकात जो है ना ये जंगों में भी जो है ना वो होते हैं, हम छोटे बम की बात कर लेते हैं क्योंकि हम जो है ना वो अमन पसंद है। तो जब वो चलता है ना छोटा बम जो बच्चे के पास होता है, वो बस ऐसे ही शरारत के तौर पे जब चलाते हैं, तो उस दौरान में भी मोमेंटम जो है ना वो कंजर्व रहता है। उसका मतलब जो है ना यहाँ पे बात करने का ये है, मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस। एक्सप्लोजन का मतलब होता है धमाका खेज मवाद या फोर्सेस। अब उसमें होगा ये कि जब बच्चा उसको जो है ना वो कह लें कि फायर लगा के रख देता है ना, तो वो रेस्ट में होता है। रेस्ट में जब होगा तो उसका मोमेंटम जीरो का है, तो जब वो एक्सप्लोड करता है तो उसके बाद भी उसका मोमेंटम जीरो होना चाहिए। लेकिन आप लोग के माइंड में तो पहली बात तो ये आती है कि जब वो एक्सप्लोड होता है तो उसके जो टुकड़े होते हैं ना वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में बिखर जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, लेकिन वो जो टुकड़े उसके होते हैं ना, आप ये डायग्राम से देखें तो कुछ टुकड़े उसके जो है ना वो एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, कुछ दूसरी में जा रहे होते हैं, और कुछ इस डायरेक्शन में। अब इस तरफ वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लें, इस तरफ वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लें, सही है। ऊपर वाली तरफ वाली डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले लें और नीचे की तरफ जितने टुकड़े जा रहे हैं उनको हम लोग नेगेटिव ले लें, तो एक तरफ वाला मोमेंटम पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरी तरफ वाला मोमेंटम नेगेटिव हो जाएगा। ऊपर की तरफ मोमेंटम पॉजिटिव, नीचे की तरफ मोमेंटम नेगेटिव। तो इस तरह से जब सारे के सारे छोटे छोटे टुकड़ों का मोमेंटम कैलकुलेट करके ना, उनकी वेलोसिटीज भी उनका मैसेज भी जब उनको ऐड करेंगे ना, तो वो जीरो आंसर आ जाएगा। रीजन बता दी आपको, पहले भी पता है कि कुछ टुकड़े जो है ना वो एक तरफ मूव कर रहे होते हैं, कुछ उसके अपोजिट। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे ना एक दूसरे के, उसमें एक को पॉजिटिव हमने अलाट किया, एक को नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला आंसर नेगेटिव के साथ जब मिक्सअप होगा तो एंड ऑफ द डे हमारे पास आंसर जो है ना वो जीरो आ ही जाता है। There are many examples where momentum changes are produced by explosive forces within an isolated system. For example, when a shell explodes in mid-air, जब हम जो है ना वो कह लें कि एक शेल जो होता है उसको बम जो है ना वो कह लें कि ये वार में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ना कुछ इस किस्म के, जब उसको एयर में जो है ना वो फेंका गया और एयर में जो है ना वो एक्सप्लोड होता है, तो उस वक्त की ये डायग्राम उसने दिखाई हुई है। इट्स फ्रेगमेंट्स फ्लाई ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो उसके जो फ्रेगमेंट उसके जो टुकड़े होते हैं जो बाद में बनते हैं, उनके लिए उसने ये वर्ड यूज किया है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल इट्स फ्रेगमेंट्स इक्वल्स द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द शेल, तो जितना इनिशियल मोमेंटम होता है उतना ही बाद में जो है ना वो होगा। सपोज ए फॉलिंग बम एक्सप्लोड इनटू टू पीसेस एज शोन इन द फोटो। अब वो कह रहा है कि ये बम जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ जो है ना वो मूव कर रखा था, ठीक है।
तो जितना ऊपर से जब वो नीचे की तरफ मूव कर रहा था उसका ये वाला मोमेंटम था। अब ये पीसेस जो है ना वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। थोड़ा सा देखें, ये जो पीस है ना इसके दो डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में भी मूव कर रखा है और नीचे की तरफ भी इसकी डायरेक्शन है, क्योंकि इनिशियली वो नीचे की तरफ था। ये वाला पीस इस तरफ भी मूव कर रहा है और नीचे की तरफ भी इसकी डायरेक्शन है। तो ये इस तरफ डायरेक्शन वाली मोमेंटम का पार्ट जो होगा वो इस डायरेक्शन के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, और दोनों का जब हम लोग नीचे वाला मोमेंटम ऐड अप करेंगे ना तो वो उतने ही मोमेंटम के इक्वल होगा जो कि पहले बाल जो है ना वो एक्सप्लोड होने से पहले का जो जितना उसका जो है ना वो मोमेंटम था। ये बात उसने की हुई है। एक और एग्जांपल है, कंसीडर अनदर एग्जांपल ऑफ बुलेट ऑफ मास m फायर्ड फ्रॉम द राइफल ऑफ मास m। वो कह रहा है कि जब बंदूक में से गोली को फायर किया जाता है ना तो गोली तो आगे की तरफ जाती है, लेकिन जो बंदूक होता है ना, बंदूक होती है उससे बंदूक चलाने वाले के कंधे को ना पीछे की तरफ धक्का लगता है। गोली देखें, एक डायरेक्शन में गोली जा रही है और जो कंधे को धक्का लगता है या जो राइफल या बंदूक होती है ना उससे पीछे की तरफ जो है ना वो झटका लगता है। तो वहाँ ये कैलकुलेट करते हैं हम। जो गोली का मैस है उसको स्मॉल m से डिनोट किया गया है, राइफल के मैस को कैपिटल M से जो है ना वो डिनोट किया गया है विद ए वेलोसिटी v। ठीक है, और जो राइफल की वेलोसिटी है वो v है। इनिशियली द टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड राइफल इज जीरो। जीरो क्यों है? क्योंकि चलाने से पहले जो है ना वो सिस्टम रेस्ट में होगा। चलाने के बाद बुलेट एक डायरेक्शन में मूव करती है और गन जो है अगर उसको ना पकड़ा हुआ तो वो पीछे की तरफ मूव करे, लेकिन क्योंकि उसको हमने पकड़ा हुआ होता है तो इसलिए वो झटका ही जो है ना एक लगता है और फिर रुक जाती है। अगर ना पकड़ा हो तो पीछे की तरफ गन जो है उसको वो मूव करे। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम व्हेन द बुलेट इज फायर्ड द टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड राइफल स्टिल रिमेन्स zero since no external force has acted on. Thus if v prime is the velocity of rifle। अच्छा, मिस्टेक जी। v जो है ना ये गोली की वेलोसिटी है और प्राइम जो है ये राइफल की वेलोसिटी है। राइफल का मास m है, कैपिटल M है, राइफल की वेलोसिटी v प्राइम है, जितनी वेलोसिटी से वो पीछे की तरफ झटका उसको लगता है। बुलेट का मास स्मॉल m है और बुलेट की वेलोसिटी जो है ना वो v है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जितना पहले था उतना बाद में होना चाहिए। तो पहले मोमेंटम जीरो था ना, ये इनिशियल मोमेंटम है। ठीक है, यानी कि फायर करने से पहले मोमेंटम जीरो था, जीरो, और ये फाइनल मोमेंटम हो गया। चले इसको हम लोग लिखते हैं कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। यू नो मोमेंटम को p से डिनोट किया जाता है, तो इसलिए मैंने पूरा मोमेंटम जो है ना वो लिखने के बजाय p लिख लिया और नीचे जो छोटा सा f लिखा है ना स्टैंड्स फॉर कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल, I स्टैंड्स फॉर इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, फाइनल मोमेंट इनिशियल मोमेंटम तो जी जीरो है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें पता चल गया। और जो फाइनल मोमेंटम है उसमें तो दो चीजें हैं, एक तो बुलेट है और दूसरी जो है ना वो गन है। तो बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम, ठीक है, pf जो है वो उसके दो हिस्से होंगे, एक तो बुलेट का मोमेंटम प्लस राइफल का मोमेंटम। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने दोनों जो है ना वो आप अलग से बेशक लिख लीजिएगा कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, आप इस तरह से लिखोगे। और फिर जो फाइनल मोमेंटम है इसके दो पार्ट्स आप बनाओगे, एक तो बुलेट का मोमेंटम और दूसरा राइफल का मोमेंटम। ठीक है, ये दोनों बुलेट का जो मोमेंट, ये देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि जो बुलेट का मोमेंटम है ना वो बुलेट के मास और बुलेट की वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके जो है ना वो हासिल किया गया है, और जो राइफल का मोमेंटम है वो राइफल के मास और राइफल की वेलोसिटी को ऐड करके जो है ना वो हासिल किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से वो कह रखा है कि हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी बुलेट का मोमेंटम प्लस, आप लिख लीजिएगा ना बुलेट का मोमेंटम प्लस राइफल का मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। मैं माउस से लिख रहा हूँ तो मुझे थोड़ी सी ना ज़्यादा तरद्दुद करना पड़ेगा इसलिए मैंने लिखा, और प्लस ये जो हमारे पास राइफल का मोमेंटम है वो है वी एम कैपिटल वी प्राइम इज इक्वल टू जीरो, ये वाली चीज़ हो गई। अब जी ये एम वी को दूसरी तरफ हम लोग ले जाते हैं, हम ये ना उसने असल में राइफल की वेलोसिटी बाद वाली जो है ना वो कैलकुलेट की हुई है, तो फिर राइफल के हम लोग इस तरफ क्वांटिटीज ना लेते हैं, दूसरी को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास, ये जब दूसरी तरफ ले जाए ना इसको, तो ये बन जाएगा v प्राइम इज इक्वल टू, ये दूसरी तरफ जाके नेगेटिव बन जाएगी m इंटू वी, ये वाली चीज़ बन गई। तो ये जी इसके बाद हमें क्योंकि v प्राइम की वैल्यू चाहिए, m जो है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा यहाँ से m,
दूसरी तरफ जाकर जब डिवाइड हुआ तो हमारे पास v प्राइम की वैल्यू जो है ना वो बन गई, m को यहाँ से उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये जो है ना हमारे पास रिजल्ट आ गया कि राइफल जो है वो इतनी वेलोसिटी के साथ जो है ना वो पीछे की तरफ जो है ना वो मूव करेगी। ठीक है, ये इतनी, ये रिकॉइल वेलोसिटी होती है जितनी वेलोसिटी के साथ कुछ चीज पीछे की तरफ मूव करे ना उसको रिकॉइल वेलोसिटी का नाम उसने ना दिया हुआ है। द लास्ट वन, रॉकेट प्रोपल्शन। प्रोपेलिंग का वर्ड जो है ना उसमें आया हुआ है। प्रोपेल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जब पीछे की तरफ धकेले ना तो उसको प्रोपेल बोलते हैं। कश्ती में पानी को पीछे की तरफ धकेला जाता है और कश्ती आगे की तरफ मूव करती है, तो जो चीज जो है ना वो कह लें कि बोट में पानी को पीछे की तरफ धकेलती है ना उसको प्रोपेलर बोलते हैं, कि पानी को वो पीछे की तरफ धकेलती है लेकिन पानी जो है वो रिएक्शन के तौर पे बोट को जो है ना वो आगे की तरफ मूव करता है। बोट तो सबको पता है ना, ये बोट में क्या होता है कि बोट में या तो मशीन लगी होती है जो पानी को पीछे की तरफ जो है ना वो धकेलती है, उसको प्रोपेलर का नाम दे देंगे, पंखा सा लगा होता है पानी को पीछे की तरफ कर, या फिर वो हैंड की मदद से पानी को पीछे की तरफ जो है ना धकेला जाता है, लेकिन पानी जो है वो रिएक्शन के तौर पे बोट को आगे की तरफ जो है ना वो मूव करवाता है। यही वाला काम जो है वो रॉकेट के ऊपर भी जो है ना वो कुछ असूल इसी तरह का ही है। इसमें कुछ जो है ना वो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, इसको हम लोग रीड आउट जो है ना वो करते हैं। गुब्बारे की एग्जांपल भी आपके पास है कि जब एक गुब्बारे के अंदर जो है ना वो हवा भर के उसको छोड़ा जाता है ना, तो गुब्बारे में से हवा एक डायरेक्शन में निकलती है लेकिन गुब्बारा जो है ना वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो वहां पर भी प्रोपेलिंग ही हो रही होती है। जो हवा है वो पीछे की तरफ हवा को धकेलती है और रिएक्शन के तौर पे गुब्बारा जो है वो आगे की तरफ जाता है। रॉकेट्स मूव बाय एक्सपेलिंग बर्निंग गैस थ्रू इंजन्स एट देयर रेयर। रेयर का मतलब होता है पिछला हिस्सा। तो रॉकेट के, ये रॉकेट बना हुआ है आपकी बुक आपके पास है, वहां से देख सकते हो कि रॉकेट का जो पिछला हिस्सा होता है ना इसमें उन्होंने गैसेस का ईंधन जो है ना वो फ्यूल भरा हुआ होता है, और वो फ्यूल जब जलता है तो बहुत तेजी के साथ जो है ना उनके पीछे वाले हिस्से से ना, ये आपको नजर आ रहा है क्योंकि गैसेस जो है ना वो निकलती हैं। Rockets move by expelling burning gas through engines at their rear. Rear का मतलब उसका बैक, पिछला हिस्सा। The ignition का मतलब होता है जलना। ठीक है, the ignited fuel turns to a high pressure gas which is expelled with extremely high velocity from the rocket engines. तो जब ये उसके अंदर फ्यूल जलता है तो बहुत तेजी के साथ जो है ना वो गैसेस, जलने वाली गैसेस रॉकेट के पिछले हिस्से से पीछे की तरफ निकलती हैं। अब जितनी तेजी के साथ पीछे से गैसेस निकलेंगी उतनी तेजी के साथ रॉकेट जो है ना वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती चली जाएगी तेजी के साथ जितनी, क्योंकि वो तो पीछे की तरफ फोर्स लग रही है ना, गैसेस जो निकल रहे हैं उनकी वजह से रॉकेट के ऊपर एक फोर्स लग रही है, रॉकेट की वेलोसिटी ज्यादा होती चली जाएगी, उसमें एक एक्सेलरेशन पैदा हो गया। उसी एक्सेलरेशन का फार्मूला हम एंड पे पढ़ेंगे, तो रॉकेट का मोमेंटम जो है ना वो भी ज्यादा होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो रही है। The rocket gains momentum equal to momentum of gas expelled from the engine but in opposite direction. डेफिनेटली गैसेस और रॉकेट की डायरेक्शन जो है ना वो अपोजिट होगी। गैसेस एक डायरेक्शन में निकलेंगे, रॉकेट उनके जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। द रॉकेट इंजन्स continue to expel gases after the rocket has begun moving, and hence rocket continues to gain more and more momentum. So instead of traveling at steady speed, the rocket gets faster and faster so long the engines are ऑपरेटिंग। जितनी देर तक रॉकेट के इंजन से पीछे की तरफ गैस निकलती रहती है ना उतनी देर तक रॉकेट की स्पीड ज्यादा होती रहती है और उसका मोमेंटम भी ज्यादा होता रहता है। ये रॉकेट, थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन जो है ना ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ए रॉकेट कैरीज इट्स ओन फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रॉकेट का फ्यूल क्या होता है? लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में, और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो भरी हुई होती है। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इट कैन देयरफॉर वर्क एट ग्रेट हाइट्स वेयर वेरी लिटिल आर नो एयर इज प्रेजेंट। क्योंकि जलने के अमल के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है ना, तो जब ऑक्सीजन उसके अंदर ही भर दी जाएगी तो फिर एयर मौजूद हो ना हो फिर भी बर्निंग जो है ना वो हो रही होती है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एनफ अपवर्ड थर्स। थर्स का मतलब ऊपर की तरफ जो उसको लेके जा रही है फोर्स, जो तेजी के साथ झटके उसको जो है ना वो लग रहे हैं, उसको उसने जो है ना वो नाम दिया हुआ है कि ऊपर की तरफ जो फोर्स है उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है। टू ओवरकम ग्रेविटी, ऊपर की तरफ उसको लेके जाना है, और ग्रेविटी जो उसको नीचे की तरफ फोर्स कर रही है उसके ऊपर भी ओवरकम करना है ताकि वो नीचे ना आए। ए रॉकेट टिपिकली कंज्यूम्स अबाउट
कि 10,000 किलोग्राम फ्यूल जो है वो 1 सेकंड के अंदर जो है ना रॉकेट जो है वो कंज्यूम करता है। रॉकेट के अंदर 10,000 किलोग्राम फ्यूल जो है वो 1 सेकंड में जलता है, ताकि ज़मीन जो उसके फोर्स उसको अपनी तरफ खींच रही है ना, वो उसके ऊपर काबू पा के ऊपर की तरफ जो है ना वो जा सके। एंड इजेक्ट्स द बर्न्ड गैसेस एट स्पीड्स ओवर 4000 मीटर पर सेकंड। याद रखने वाली चीज है, रॉकेट 1 सेकंड में कितना फ्यूल जो है ना वो बर्न करता है, 10,000 किलोग्राम। और कितनी स्पीड के साथ गैसेस पीछे से निकलती हैं, 4000 मीटर पर सेकंड। इनफैक्ट मोर देन 80% ऑफ द, वो कह रहे हैं कि जो रॉकेट का पूरा मैस होता है ना, उसका 80% मैस रॉकेट का जो है वो फ्यूल सिर्फ होता है। ये वाली चीज उसने जो है ना वो बनाई, लिखी हुई है कि एक रॉकेट जो होता है उसका, रॉकेट के टोटल वजन का, मैस का 80% मैस जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें सिर्फ फ्यूल होता है, ताकि रॉकेट जो है उसको इतनी एनर्जी, इतनी फोर्स मिल सके कि वो ऊपर की तरफ मूव करे। When one rocket has done its job, it is discarded, leaving others to carry the spacecraft further up at ever greater speed। ये जो रॉकेट होता है ना, इसमें जो मैस वाले खान, जिसमें जो ईंधन होता है ना, वो छोटे छोटे पार्ट्स में होते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे पार्ट्स की फॉर्म में होगा। अब ये होगा कि जब इस पहले पार्ट में मौजूद ईंधन जो है ना वो जल जाएगा ना, तो पहला पार्ट जो है वो इससे अलहदा हो जाएगा। जब दूसरे पार्ट में से मौजूद ईंधन जल जाएगा तो दूसरा पार्ट भी अलहदा हो जाएगा। तो जैसे जैसे ईंधन जो है ना वो जलता चला जाता है, तो वो वाले पार्ट जो है ना वो रॉकेट के साथ से अलहदा होते चले जाते हैं, ताकि रॉकेट का मैस जो है ना वो कम से कम होता चला जाए और रॉकेट ज़्यादा तेज़ी से ऊपर की तरफ जो है ना वो मूव करे। इफ़ एम इज़ द मैस ऑफ द गैसेस, वो कह रहे हैं कि ये जो स्मॉल एम है, ये जो गैसेस बाहर निकल रही है ना, उनका मैस जो है 1 सेकंड में जो गैस बाहर निकलती है उसका मैस अगर स्मॉल एम के इक्वल हो, और वी जो है ना वो वेलोसिटी हो जिस वेलोसिटी के साथ गैस बाहर निकल रही है, रिलेटिव टू द रॉकेट, रॉकेट के रिस्पेक्ट से, द चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड ऑफ द इजेक्टिंग गैस इज, तो इतना जो है ना वो कह लें कि चेंज इन, जो गैस बाहर निकल रही है ना उसमें मोमेंटम में इतना चेंज आएगा। दिस इक्वल्स द थर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय द, तो जितना मोमेंटम के साथ वो गैस बाहर निकल रही है ना, उतने की थर्स्ट जो है ना वो रॉकेट के ऊपर एक्ट करेगा, और रॉकेट के ऊपर एक्ट करने वाला थर्स्ट होगा रॉकेट का मैस, जो कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, और रॉकेट का एक्सेलरेशन। ठीक है, तो दोनों को जब इक्वल रखा गया ना, कि थर्स्ट और ये वाली चीज़ mv, तो इस तरह से इन दोनों को इक्वल करके ये वाली रॉकेट इक्वेशन जो है ना वो निकाली गई है। रॉकेट इक्वेशन का पता होना चाहिए, और ये जो ऊपर बताई हैं मैंने चीज़ें, ये वाली चीज़ें ना ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये रॉकेट के कुछ पार्ट्स उसने जो है ना, ये ऊपर नोज, ये जो है ना कह लें कि ऊपर से बारीक इसलिए होती है ताकि फ्रिक्शन को कम से कम किया जा सके। ये लिक्विड फ्यूल है, लिक्विड ऊपर लिक्विड हाइड्रोजन ऊपर है, नीचे ऑक्सीजन पड़ी हुई है, और ये कंबस्शन चैम्बर वो वाला पार्ट जिसमें ईंधन जो है ना वो बर्न होता है, ताकि गैसेस जो है वो स्पीड के साथ बाहर निकलें और रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करे।